कक्षा 9 के सभी छात्र विशेष ध्यान दें। आपकी क्लास जो आज चल रही है वो लोकतंत्र विषय जो आपका है सामाजिक विषय के अंतर्गत, उस विषय में पहला अध्याय है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लगातार जो लोग पढ़ रहे हैं कि इतिहास और संविधान का जो पार्ट है वो लगभग मिलता जुलता रहता है। दूसरी बात, दो अध्याय आपके हो चुके हैं समकालीन भूगोल का और समकालीन विश्व का इतिहास। इन दोनों के दो अध्याय आपके समाप्त हो चुके हैं, जिसकी तैयारी आपको विधिवत करनी है। इसी महीने में 25-26 तारीख में आपका मासिक टेस्ट होगा, जिसमें सभी बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि आगामी जो आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसमें नंबर जुड़ेंगे। तो चलते हैं, हम सभी ध्यान देते हैं इस बात पे कि लोकतंत्र का जो पहला अध्याय है, लोकतंत्र टॉपिक आपका विषय है, उसमें पहला जो अध्याय है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है? देखिए, आप सभी को ध्यान देना होगा कि विश्व स्तर पर पहले लोकतंत्र नहीं था। आज लगभग 70% देशों में विश्व के लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन पहले नहीं था। पहले शासन व्यवस्था राजतंत्र के अधीन थी। राजतंत्र के बाद धीरे धीरे कुलीन तंत्र आता है। कुलीन तंत्र के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में सभी की सहभागिता मानी जाती है, इसलिए इसको सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये आप लोगों के सामने है, राजतंत्र का पतन क्यों हुआ? तो राजतंत्र का पतन होने का कारण था कि राजशाही व्यक्ति परिवार के आधार पर ही सीमित रह गई। ये आपको ध्यान देना होगा कि लोग अपने ही रिश्तेदार रिलेशंस के लोगों को ही व्यक्ति विशेष को ध्यान देते हुए उसको बना लेते थे दरबार में। धीरे धीरे जनता विमुख होने लगी और राजतंत्र का पतन होने लगा। जनता ने आंदोलन किया। आपने पिछले कक्षाओं में भी और कक्षा 9 के इतिहास में भी आपको बताया गया कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो राजतंत्र के विरोध में हुई। आपको पता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। इसके पहले भी क्रांति हुई 1776 में अमेरिका में, लेकिन राजतंत्र के खिलाफ हुई, इंग्लैंड के राजतंत्र के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका पहले जो है इंग्लैंड का गुलाम बना हुआ था और उससे स्वतंत्र होना चाहता था। तो एक जो क्रमबद्धता चली, उसके पहले राजा के खिलाफ 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति चलाई गई। तो गौरवपूर्ण क्रांति के बाद 1776 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में फ्रांस की क्रांति, जो ये लगातार क्रमबद्धता के रूप में चलती रही क्रांतियां विश्व स्तर पे, उससे जो विश्व के छोटे छोटे देश भी थे वो प्रभावित हुए और उन लोगों ने धीरे धीरे राजा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया और राजतंत्र का पतन होना शुरू हुआ। जब जब राजतंत्र का पतन हुआ तो धीरे धीरे वहां पर कुलीन तंत्र की व्यवस्था भी स्थापित हुई। कुलीन तंत्र क्या? कुलीन तंत्र यह है कि जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते थे, धन संपदा से उस समय मजबूत लोग होते थे, उन लोगों के द्वारा संयुक्त एक कमेटी बनती थी, कुछ लोग मिलकर बनाते थे और वही लोग शासन करते थे, जिसमें धीरे धीरे भी अपवाद शुरू हुए। जैसे आज धीरे धीरे लोकतंत्र में भी आ रही है बात हम लोगों के सामने, और ये आ रही है कि जो पार्टियां हैं वो पैसे लेकर टिकट दे रही हैं और अन्य रिलेशन के लोग अपने आप को टिकट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अपवाद बन रहा, अगर सुधार नहीं हुआ तो लोकतंत्र का भी पतन होना निश्चित बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि जो अपवाद अगर उस समय के साथ दूर कर लिया जाता है तो जो तंत्र, मतलब लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, कुलीन माने धनाढ्य, तंत्र माने शासन, तो जो शासन व्यवस्था है वो अपवाद अगर दूर होते हैं तो वो व्यवस्था वहीं पे रुक जाती है,
धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अगर अपवाद को दूर नहीं करते हैं तो वो बनी रहती है। अब जो आपके अध्याय की बात है वो विश्व स्तर की बात है। जैसे सबसे पहले आपके अध्याय में दिया चिली देश के बारे में। चिली देश आप जानते हैं कि जो महाद्वीप की संख्या है, जैसे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो जो ये महाद्वीप हैं, इन महाद्वीप में दक्षिण अमेरिकाई देश जो महाद्वीप है उसमें एक देश है जिसका नाम है चिली। वहाँ पे पहले तो राजतंत्र था और राजतंत्र के खिलाफ धीरे धीरे वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाया। फिर कुछ समय एक तंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई और अंततः जो है आपका लोकतंत्र स्थापित हुआ। श्रीलंका आपका है विश्व का जो आपके एशिया महाद्वीप में है। ऐसे पोलैंड देश आपका है। तो ऐसे जितने भी लगभग छोटे देश थे पहले, उन लोग धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करते रहे और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करने का जो बीड़ा उठाया, प्रावधान स्थापित किया और आज भी वहाँ पे लोकतंत्र विधिवत चल रहा है। तो लोकतंत्र मैंने आपको बताया। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब हो गया राजा का शासन जहाँ होता है। राजतंत्र, राज मतलब राजा, तंत्र माने शासन, राजा का शासन। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र का मतलब हो गया, कुलीन माने धनाढ्य, मजबूत, जो पैसे से होते हैं, धन संपदा होती है, बड़े बड़े जमींदार थे उस समय। और तंत्र माने शासन, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो धनाढ्य वर्ग थे उनके द्वारा चलाया गया शासन कुलीन तंत्र कहलाता था। अब बात आई लोकतंत्र की, जो आज हम लोग विश्व में के स्तर पर देख भी रहे हैं। लोकतंत्र की जब बात आती है तो ये आपको ध्यान देना होगा कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता अपनी सहभागिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। राष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री हो या सांसद हो, विधायक हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, मतलब एक जो क्रमबद्धता आपकी बनी हुई, उसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहभागिता लेती है। देखिए, प्रश्न कभी कभी आता है कि भारत देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आवलिक अप्रत्यक्ष दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर अप्रत्यक्ष सही होता है। ये आपको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो हमारे देश का मुखिया होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, वैसे मुखिया तो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक रूप में जो कार्यपालिका मतलब देश का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो दोनों का जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में जनता उसमें भाग लेती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन विश्व का एकमात्र देश माना जाता है कि विश्व का एकमात्र देश जहां पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो है स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति का भी चुनाव डायरेक्ट जनता चुनती है। तो इस तरह की प्रक्रिया में विशेष ध्यान रखकर ये जानना होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें हम प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि चुनती है किसको? मुखिया को चुनती है। तो एक प्रकार से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजतंत्र लोकतंत्र में अगर तुलना की जाए तो सबसे अच्छा लोकतंत्र ही है। कुलीन तंत्र राजतंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र ही सबसे बेहतर माना जाता है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे का जो चैप्टर हम लोगों का, देखिए ध्यान रखिएगा, इस अध्याय का जो प्रश्न और उत्तर है ये मैं अभी आपको भेज दूंगा, उसको आप सभी लिख लीजिएगा। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको आप बताइएगा, कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न उत्तर आपको PDF में मैं भेज देता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, अध्ययन करिएगा अच्छे से
और दूसरा अध्याय हम लोग नौका जो है लोकतंत्र का कल देखेंगे। ये भी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विश्व में पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे लोकतंत्र की बात आना शुरू हुई तो वोट देने का अधिकार भी मिला। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहां अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है और जहां पर जनता लगातार संघर्ष कर रही है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। लोकतंत्र क्या है? मैंने बताया जनता का शासन होता है और जनता इसका चुनाव करती है अपने मुखिया का। ठीक है, जनता, लोक, जन माने जनता, लोक माने जन होता है। आप जानिए संस्कृत का अर्थ लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन, लोक माने जनता, ऐसे ही जनतंत्र भी कह सकते हैं, जो भी आपको सटेबल लगता है। लोकतंत्र, जनतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। ठीक है, वैसे माइनरी अंतर भी मिलते हैं, बताएंगे हम आगे की कक्षाओं में। लोकतंत्र, गणतंत्र बहुत नॉर्मल तो एक ही हैं, लेकिन थोड़ा समूहों को अगर देखा जाए बारीकी हिंदी व्याकरण की दृष्टि से तो अंतर हम सभी को मिलता है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए, तो आप निसंकोच इस उत्तर को लिख सकते हैं, जनता का शासन ही लोकतंत्र अर्थात गणतंत्र कहलाता है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो कुछ विश्व के मैंने देश बताए आपको कि वहाँ पे वोट देने का अधिकार दिया गया, तो ये आप जान लीजिए और लिखना भी है आपको, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो आप जानिएगा कि सार्वभौमिक जो मताधिकार है, जो हम सभी भारतवासियों को भी मिला, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को, 18 से ऊपर के जो लोग हम सभी हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 1989 ईस्वी से ये ऐसा प्रावधान भारत में मिला। इसके पहले भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ और संविधान भारत का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब से लेकर के 1989 तक 21 वर्ष का जब व्यक्ति होता था तो उसको मताधिकार देने का पावर मिलता था। लेकिन भारत 1989 में संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन के अनुसार 18 वर्ष के आयु के सभी वर्ग, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो भारत का, उसे वोट देने का अधिकार, अपना सरकार चुनने का अधिकार, अपने वोट के महत्व देने का अधिकार कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा योगदान भी भारत में है, इसकी पहचान कराने के लिए कहा जाता ना, एक वोट अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए 18 वर्ष के आयु के बालक को भी मौका देना प्रारंभ कर दिया गया। और कब तक? जब तक वह मृत्युशैया पे ना आ जाए, मतलब अनलिमिटेड है, 100, जब तक वो जिंदा है तब तक वोट दे सकता है। तो हम क्रमबद्धता देखें, अगर 1893 की अगर हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड जो देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, टीम भी बहुत अच्छी है, आप सभी जानते हैं। तो अभी मैच हुआ था 18 जून को, तो वर्ल्ड कप टेस्ट टीम का उसने ही जीता, न्यूजीलैंड ने ही, आपको ध्यान होना चाहिए। तो भारत को हराया उसने। तो वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज का न्यूजीलैंड के पास है अभी। तो उस न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार मिला 1893 ईस्वी में। रूस जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसको मिला 1917 ईस्वी में। जर्मनी को मिला 1918 ईस्वी में, जहाँ का तानाशाह था हिटलर। 1933 में वैसे बनता है, लेकिन 1917 में चीन बुरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो चुका था। जर्मनी पराजित हो चुका था और तब जाके हिटलर का धीरे धीरे उदय होता है और 1933 में जर्मनी वहाँ का तानाशाह बनता है। और इसी जर्मनी देश के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ये भी आपको आगे बता देंगे जब चैप्टर मिलेगा। आगे की बात करते हैं। नीदरलैंड एक देश है जहाँ पर 1919 में वोट देने का अधिकार भारतीय नीदरलैंड देशवासियों को मिला। ब्रिटेन में 1928 ईस्वी में मताधिकार का वोट देने का अधिकार मिला। श्रीलंका में 1931 ईस्वी में मिला। तुर्की में 1934 ईस्वी में मिला।
फ्रांस में 1944 ईस्वी में मिला और जापान में 1950 ईस्वी में मिला, और नहीं, जापान को जो है 1945 ईस्वी में मिला और भारत को 1950 ईस्वी में मिला, जब भारत में गणतंत्र लागू हुआ, ध्यान रखना होगा। अर्जेंटीना को मिला जो है 1951 में। यूनान देश जो बहुत कहा जाता है सभ्यता का प्राचीनतम देश है, जहाँ का अरस्तु थे, प्लेटो थे और सुकरात थे, ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक लोग थे। सिकंदर महान जिसने भारत पर भी आक्रमण किया और विश्व विजेता कहलाता अपने आप को। यूनान देश 1952 ईस्वी में वहाँ पर मिला। मलेशिया जो ये आपके एशिया महाद्वीप में, तो मलेशिया को 1955 में मिला। ऑस्ट्रेलिया जो कई बार विश्व विजेता टीम रही है, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, नाम सब लोगों ने सुना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 1962 ईस्वी में, उसी वर्ष जिस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। अमेरिका 1965 ईस्वी में सार्वभौमिक मताधिकार का वोट मिला। स्पेन में 1978 ईस्वी में मिला और दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी मिला। तो ये जो सार्वभौमिक मताधिकार आपको ध्यान रखना होगा, मताधिकार और सार्वभौमिक मताधिकार दोनों में एक माइनरी अंतर मैं आपको बता दूं। मताधिकार का जो अर्थ है, तो वो कुछ समूहों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जैसे भारतीय संविधान अधिनियम जो एक आया था अंग्रेजों के द्वारा 1892 ईस्वी में, आपको मैं बता दूं 1892 ईस्वी में एक अधिनियम आया। उसके तहत भारतीय लोग जो धनाढ्य वर्ग के लोग थे, जिनकी संख्या उस समय बहुत कम थी, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने का अधिकार मिला। प्रश्न कभी कभी आता है, जिसे पूछा जाए भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक में सभी लोग आ जाते हैं, मतलब जो ऊंच नीच, गरीब, निम्न वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सभी वर्ग के लोगों को वोट देने, महिला, पुरुष, किन्नर, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार जो है 1950 में भारत को मिला, जिसमें गरीब भी आदमी, अमीर आदमी, सभी लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर भारत में वोट की प्रारंभ, चुनाव प्रणाली की प्रारंभ, जिसमें जनता सहभागी बन सकती है, तो 1892 में ही प्रारंभ हो चुका था। लेकिन उसमें बहुत कम लोग भाग लेते थे, जो उस समय बहुत ही धनाढ्य लोग थे। दूसरी बात, महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार पहली बार कब मिला? तो 1919 में मिल गया था, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन वही कंडीशन थी, जो बहुत अमीर महिलाएं थीं, जो धनाढ्य थीं, उन लोगों को ही मिला था। लेकिन प्रश्न आए, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा कब हुई? तो ये आपको जो मैंने अभी देशों का क्रम बताया, उसमें भारत का नाम भी लिया था और भारत को मिला 1950 ईस्वी में। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, और जो भी कन्फ्यूजन्स हो उसको आपको दूर करके आगे के अध्याय को पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका इसी माह में टेस्ट पेपर है और जो सभी बच्चों को पेपर देना अनिवार्य है, सभी विषयों का, ये ध्यान रखिएगा। 26, 27, 28 ऐसे मैं कर दूंगा टाइम टेबल के अनुसार। तो सभी बच्चों को पेपर देना है, क्योंकि वो आगामी पेपर में आपके जुड़ेंगे, ठीक है। और अब अगली कक्षाओं को, अगले विषयों को अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें।